इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है सी, SHE। SHE मीन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये इसका चित्र बना हुआ है, देखिए इसको आप बना लेंगे। इसमें हमने क्या किया, ये एक बीकर है, ये एक बीकर हमने इसमें लिया हुआ है, ठीक है। और इस बीकर में HCl का 1 मोलर सांद्रता का विलयन हमने भर रखा है। HCl का 1 मोलर सांद्रता का विलयन भर रखा है। और ये इसमें जो एक वायर आप देख रहे हैं ये है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम का तार है ये बीच में आप देख रहे हैं। इसमें ये यहाँ से ये प्लेटिनम का तार है और इसमें नीचे जो है एक प्लेटिनम की पत्ती लगी हुई है और जिस पर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी हुई है। मतलब ये प्लेटिनम का जो तार है ये इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है। नीचे इसमें प्लेटिनम की पत्ती लगी हुई है, ये इस पर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी हुई है। और ये जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है ये कांच की नली में बंद है, ये जो है एक कांच की नली में बंद है। और इसके ऊपर एक गैस जार रख रखा है उल्टा करके, ये इस पर जो है एक गैस जार रख रखा है। ये इस पर एक गैस जार उल्टा करके रख रखा है, आप देख रहे हैं। तो ये एक बीकर है, इसमें HCl का 1 मोलर सांद्रता का विलयन रखा हुआ है। और ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, आप देख रहे हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। नीचे इसमें प्लेटिनम की पत्ती लगी हुई है, इसमें प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी हुई है। और ये जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है आप देख रहे हैं ये एक कांच की नली में बंद है, इस तरह से कांच की नली में बंद है। और इसके ऊपर जो है ये गैस जार, इसके ऊपर जो है ये एक गैस जार रखा हुआ है ये, ठीक है। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना होती है। देखिए ये बुक में भी बना हुआ है चित्र, ये किताब है, देखिए इस तरह से ये बीकर, इसमें 1 मोलर सांद्रता का HCl का विलयन और ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये इसमें नीचे ये प्लेटिनम ब्लैक लेपित प्लेटिनम पत्र है, प्लेटिनम की पत्ती लगी हुई है इसमें, इस पर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी हुई है। और ये जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है ये कांच की नली में इस तरह से बंद है ये। इसके ऊपर ये एक गैस जार रख रखा है और इस गैस जार में 1 वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं। 1 atm दाब पर हाइड्रोजन गैस इसमें प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये इसकी संरचना है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। तो आप देख रहे हैं इसमें 1 atm और 25 डिग्री सेल्सियस 1 atm दाब, ये T है यहाँ पर, इसको देख लेंगे आप ध्यान से। 1 atm और 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं। इस तरह से ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की संरचना है। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, इसकी संरचना को कैसे आप समझेंगे। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक कांच की नली में प्लेटिनम तार लगा होता है जो प्लेटिनम ब्लैक से लेपित होता है। इसके एक सिरे पर प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम की पत्ती लगी होती है। मतलब जो ये प्लेटिनम का जो वायर है ये पूरा भी प्लेटिनम ब्लैक से लेपित होता है और नीचे भी इसमें एक प्लेटिनम ब्लैक से लेपित ये पत्ती लगी हुई है, ठीक है। प्लेटिनम ब्लैक से लेपित पत्ती लगी होती है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड 1 मोलर हाइड्रोजन आयन सांद्रता के HCl के जलीय विलयन में डूबा होता है। ये 1 मोलर HCl का विलयन है। इसमें एक वायुमंडलीय दाब तथा 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन ताप पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। मैंने आपको अभी बताया कि एक वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल को इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फेरिक, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ATM। 1 atm दाब और 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं इस गैस जार में। अब इसकी क्रियाविधि देखिए। शी यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड तथा एनोड दोनों की तरह कार्य कर सकता है। मैंने आपको बताया कि ये कैथोड और एनोड दोनों की तरह कार्य कर सकता है। अब पहला देखिए आप, जब ये एनोड की तरह कार्य कर रहा हो, तो जब ये एनोड की तरह कार्य कर रहा है तो उस स्थिति में इस पर होगा ऑक्सीकरण, क्योंकि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो एनोड के रूप में इस पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप हाइड्रोजन अणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके हाइड्रोजन आयनों के रूप में विलयन में चले जाते हैं। तो जब ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, जो हम ये हाइड्रोजन गैस इसमें प्रवाहित कर रहे हैं, हम जो ये हाइड्रोजन गैस इसमें प्रवाहित कर रहे हैं, तो ये
ये जो हाइड्रोजन अणु हैं ये अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देंगे और हाइड्रोजन आयनों के रूप में विलयन में चले जाएंगे, ये विलयन में। तो देखिए यहाँ ये H2 जो है हाइड्रोजन गैस, इसने अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया 2 इलेक्ट्रॉनों का, और ये बन गए हाइड्रोजन आयन और ये चले गए विलयन में। ठीक है, तो ये है ऑक्सीकरण हाफ सेल रिएक्शन। और इस हाफ सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंटेशन इसका कर सकते हैं, प्लेटिनम कोमा H2 गैस, मतलब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑब्लिक फिर इनका ऑक्सीजन किस में हो रहा है, हाइड्रोजन आयनों में, 2H प्लस एक्वस 1 मोलर। मतलब ये जो हाइड्रोजन अणु हैं ये किस में ऑक्सीकृत हो रहे हैं, हाइड्रोजन आयनों में। और ये हाइड्रोजन आयन कहाँ जा रहे हैं, HCl के विलयन में, जिसकी सांद्रता कितनी है, 1 मोलर है। तो इस तरह से इस हाफ सेल को हम प्रदर्शित कर सकते हैं, प्लेटिनम कोमा H2 गैस, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर H2 गैस प्रोवाइड कर रहे हैं और इस H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है हाइड्रोजन आयनों में, जो कि 1 मोलर सांद्रता के विलयन में जा रहे हैं, एक्वस जलीय विलयन। ठीक है, तो अगर जब ये एनोड की तरह कार्य करेगा तो इस पर ऑक्सीकरण होगा। दूसरा, जब ये कैथोड के रूप में कार्य करेगा तब इस पर अपचयन होगा। अपचयन में क्या होगा, इस पर अपचयन की अभिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन परमाणुओं में अपचयित हो जाते हैं और H2 गैस बनती है, जो विलयन में से बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। जब ये कैथोड के रूप में काम करेगा तो इस पर अपचयन की अभिक्रिया होगी। तो इसमें क्या होगा अपचयन में, इधर देखिए इसमें चित्र में, विलयन में जो ये HCl का 1 मोलर सांद्रता का विलयन है, विलयन में जो हाइड्रोजन आयन होंगे, ये हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन परमाणु में अपचयित हो जाएंगे और हाइड्रोजन परमाणु बना लेंगे H2 गैस। और ये जो गैस जब इसमें बनेगी, जब इसमें अपचयन की अभिक्रिया हो रही है, ये गैस जो है यहाँ पर बुलबुलों के रूप में निकलती हुई दिखाई देगी। ये जो हाइड्रोजन गैस होगी ये इसमें बुलबुलों के रूप में इस तरह से निकलती हुई दिखाई देगी। इसको आप देख लीजिए ध्यान से, इस तरह से ये बुलबुलों के रूप में निकलती हुई दिखाई देगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, ये निकलती हुई दिखाई देगी। ठीक, तो ये होगा यहाँ पर अपचयन। तो यहाँ पर क्या होगा, विलयन में जो हाइड्रोजन आयन है 2H प्लस, इन्होंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इन्होंने बना ली H2 गैस। इस सेल को हम ऐसे दिखा सकते हैं कि विलयन में हाइड्रोजन आयन है जलीय विलयन में, जिसकी सांद्रता 1 मोलर है 2H प्लस, इनका अपचयन होगा H2 गैस में, और H2 गैस कहाँ पे प्रवाहित हो रही है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर। तो इस तरह से इसको लिखेंगे हम 2H प्लस एक्वस 1 मोलर ऑब्लिक H2 गैस प्लेटिनम। तो ये जो C है SHE, इसे उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, क्योंकि यह कैथोड तथा एनोड दोनों की तरह ही कार्य कर सकता है। इसमें से बहुत वाइवा होता है, ऐसे बच्चे बोर्ड में जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है चार्ट पेपर पे भी बना लेते हैं इस चित्र को। बहुत अच्छा है ये टॉपिक, वाइवा के लिए भी बहुत अच्छा टॉपिक है। तो इसको उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड कहते हैं क्योंकि ये कैथोड और एनोड दोनों की तरह कार्य करता है। प्लेटिनम की महीन पत्ती पर लगा प्लेटिनम ब्लैक अतिरिक्त H2 को अवशोषित कर लेता है, जिससे H2 तथा विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के मध्य साम्य स्थापित रहता है। मतलब जो इसमें नीचे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में, नीचे जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम की पत्ती लगी हुई है ना, और इस पर प्लेटिनम ब्लैक लेपित हो रखा, तो ये जो प्लेटिनम ब्लैक है ये अतिरिक्त हाइड्रोजन को अवशोषित कर लेता है, जो ज़्यादा हाइड्रोजन बन जाती है, जिससे H2 तथा विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के मध्य एक साम्य स्थापित रहता है, साम्य स्थापित रहता है। ये स्थापित लिखा है यहाँ पर, स्थापित रहता है। C का विभव 0 लिया जाता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण तथा अपचयन मतलब जो C है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका विभव क्या होता है 0, और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण तथा अपचयन, हाइड्रोजन का मतलब ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों हो सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों ही क्रियाएं हो सकती हैं। तो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना और क्रियाविधि आपने पढ़ी। यदि आपको पूर्ण सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना हो तब आप क्या करेंगे, पूर्ण सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, किसी पूर्ण सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रोड विभव का अंतर होता है। कोई कंप्लीट सेल है जिसमें एक इलेक्ट्रोड एनोड का काम कर रहा, दूसरा कैथोड का काम कर रहा, कंप्लीट सेल है,
तो किसी पूर्ण सेल का जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव होता है उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रॉन विभव का अंतर होता है, उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रॉन विभव का अंतर होता है। तो ई नोड सेल मतलब सेल का जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव है बराबर होता है ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। इस फॉर्मूले से हम किसी भी सेल का मानक इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात कर सकते हैं। ई नोड सेल बराबर ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। देखिए इसमें दो एग्जाम्पल हैं, इसमें इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें यहाँ एक नोट देखिए आप, मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन विभव को प्रदर्शित करता है। हम जो इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव निकालते हैं, ज्ञात करते हैं, वही मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। मतलब जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होते हैं वास्तव में वे मानक अपचयन विभव होते हैं, वास्तव में वे मानक अपचयन विभव होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, दो एग्जाम्पल हैं, एक में हम कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे, एक में जिंक का। तो देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा जिंक के मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण कीजिए, निर्धारण कर रहे हैं हम। ठीक है, तो देखिए हमने ये वैद्युत रासायनिक सेल बना दिया। यहाँ तो हमने इसमें ये जिंक धातु की छड़ जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दी। ठीक है, इधर हमने ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव लगा दिया बीकर में। ये प्लेटिनम का तार, इसमें नीचे ये प्लेटिनम की पत्ती, इसमें प्लेटिनम ब्लैक लगा हुआ, ये कांच की नली, इसके ऊपर ये गैस जार रख दिया हमने। और इस गैस जार में 1 ATM, ये ATM है वही, इसको आप ध्यान से देख लेंगे। 1 ATM ताप और 25 डिग्री सेल्सियस 1 ATM दाब और 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं। और ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रखा है जिस विलयन में, ये HCl का विलयन है 1 मोलर सांद्रता का। बीच में हमने इसमें एक वोल्ट मीटर लगा दिया। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हमने इलेक्ट्रिक वायर से जोड़ दिया। और ये जो वैद्युत अपघट है इन्हें हमने लवण सेतु से जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो जिंक इलेक्ट्रोड है यह एनोड की तरह कार्य कर रहा है क्योंकि इस पर ऑक्सीकरण हो रहा। जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये कैथोड की तरह कार्य कर रहा, जो धन ध्रुव है क्योंकि इस पे अपचयन हो रहा है। तो शॉर्ट में हमें क्या करना है, इस सेल के द्वारा जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। तो क्या होगा इसमें, सबसे पहले इस सेल में क्या होगा, वैद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये, इस पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होगा, जो जिंक धातु की छड़ है ये, यहाँ से जिंक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके जिंक आयनों के रूप में विलयन में चले जाएंगे। जिंक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके जिंक आयनों के रूप में विलयन में चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे छड़ पर। और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कैथोड पर। आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है, ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है एनोड से कैथोड की ओर। आप देख रहे हैं एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए कैथोड पर, और कैथोड पर जब ये इलेक्ट्रॉन पहुँचे तो यहाँ विलयन में जो हाइड्रोजन आयन है, वे हाइड्रोजन आयन इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके हाइड्रोजन में अपचयित हो जाएंगे और बनाएंगे हाइड्रोजन गैस। और ये बुलबुलों के रूप में निकलती हुई दिखाई दे रही है आपको हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इस तरह से इस वैद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तो होगा एनोड से कैथोड की ओर। आप जानते हैं वैद्युत रासायनिक सेल का एनोड होता है ऋण ध्रुव और कैथोड होता है धन ध्रुव। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तो होता है एनोड से कैथोड की ओर और वैद्युत धारा का प्रवाह होता है कैथोड से एनोड की ओर। तो इस तरह से पूरे सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव आप ज्ञात कर लेंगे। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव आपको पता 0 है, तो पूरे सेल के इलेक्ट्रोड विभव में से हाइड्रोजन का घटा देंगे तो जिंक का इलेक्ट्रोड विभव आ जाएगा। तो देखिए आप क्या लिखा है इसमें, इस प्रकार बने वैद्युत रासायनिक सेल के एक अर्ध सेल में जो बायां है, बायां अर्ध सेल है ये इधर 1 मोलर जिंक सल्फेट में, सॉरी ये बायां है, ये वाला, ये साइड आप जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड होती है ये LHS और ये होती है इधर RHS राइट हैंड साइड। तो जो बायां अर्ध सेल है 1 मोलर जिंक सल्फेट में जिंक इलेक्ट्रोड स्थित है, जबकि दूसरे अर्ध सेल में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। जिंक इलेक्ट्रोड एनोड की तरह तथा C स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह कार्य करता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह
जिंक इलेक्ट्रोड से सी SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर होता है, जबकि वैद्युत धारा इसके विपरीत प्रवाहित होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया होने पर इस पूर्ण सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, EP का मतलब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव। रासायनिक अभिक्रिया होने पर इस पूर्ण सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान वोल्ट मीटर से 0.76 वोल्ट प्राप्त होता है। आप जानते हैं इसमें एक वोल्ट मीटर लगा है, ये वोल्ट मीटर है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन उधर को है जिधर को वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही। तो रासायनिक अभिक्रिया होने पर इस पूर्ण सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान वोल्ट मीटर से 0.76 वोल्ट प्राप्त होता है। तो ई नोड सेल जो पूरे सेल का मानक इलेक्ट्रोड वो ये है 0.76 वोल्ट, और ई नोड कैथोड जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका इलेक्ट्रोड वो है 0। तो ई नोड एनोड हमें जिंक का इलेक्ट्रोड वो ज्ञात करना। फॉर्मूला है ई नोड सेल बराबर ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड, ठीक है। हमें ई नोड एनोड ज्ञात करना। ई नोड एनोड बराबर ई नोड कैथोड माइनस ई नोड सेल। तो ई नोड एनोड बराबर ई नोड कैथोड 0 और ई नोड सेल -0.76। तो ये आ जाएगा ई नोड एनोड बराबर -0.76 वोल्ट। या इसको हम, क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रोड वो है, हम इसे लिख सकते हैं ई नोड Zn2+/Zn। ऑक्सीकृत स्पीसीज ऊपर लिखी जाती है और अपचयित नीचे। ई नोड Zn2+/Zn इक्वल टू -0.76 वोल्ट। समझ में आ गया कि जिंक का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो माइनस, बल्कि यहाँ पर शून्य भी होना चाहिए, -0.76 वोल्ट होता है। शून्य नहीं पढ़ा जाता है इसको, शून्य केवल दशमलव की स्थिति को बताता है, पढ़ते 0.76 वोल्ट ही पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख सकते हैं हम। जिंक Zn+2H+aqueous इक्वल टू Zn2+aqueous। जो जिंक परमाणु है जिंक आयनों में ऑक्सीकृत हो रहे, प्लस H2 जो हाइड्रोजन आयन है वो हाइड्रोजन अणुओं में अपचयित हो रहे हैं। मतलब Zn+2H+aqueous इक्वल टू Zn2+aqueous प्लस H2 गैस। और कंप्लीट सेल को हम इस तरह लिख सकते हैं Zn/Zn2+aqueous, क्योंकि ऐसे लिखेंगे हम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट में जिंक इलेक्ट्रोड है जिस पर ऑक्सीकरण हो रहा है Zn/Zn2+। जिंक परमाणु जिंक आयनों में ऑक्सीकृत हो रहे हैं, 1 मोलर सांद्रता में चेंज हो रहे हैं। और यहाँ पर ये दो समानांतर लाइनें हैं, ये बताती हैं लवण सेतु को। कैथोड पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन में अपचयित हो रहे हैं, 2H+/H2 एक्वस 1 मोलर सांद्रता का। इस तरह से कंप्लीट सेल को लिखेंगे। ये लिखना सब बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल इसी टाइप से आते हैं इसमें। एक और है दूसरा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा कॉपर के मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण करना। अब हमें कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। अब कॉपर जो है जिंक पे तो ऑक्सीकरण होता है, लेकिन कॉपर जो है आप जानते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे आता है, ठीक है। मतलब जिंक तो जल में से या अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, लेकिन कॉपर जो है इसको विस्थापित नहीं कर पाता। कॉपर का जो स्थान है वैद्युत रासायनिक श्रेणी में वो हाइड्रोजन से नीचे है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तुलना में कॉपर कैथोड का कार्य करेगा। क्योंकि जो जिंक का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो हाइड्रोजन की तुलना में नेगेटिव होता है, वो अधिक क्रियाशील है। कॉपर का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो हाइड्रोजन की तुलना में धनात्मक होता है, वो कम क्रियाशील है। कॉपर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। तो कॉपर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तुलना में कैथोड की तरह कार्य करेगी, एनोड की तरह नहीं करेगी। समझ गए। तो देखिए यहाँ पर ये कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो के रखा CuSO4 1 मोलर में, और इधर ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दिया हमने। उसी तरह से प्लेटिनम का तार कांच की नली में बंद है, ऊपर गैस जार रख रखा है ये, इसमें यहाँ पर 1 ATM दाब और 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे। प्लेटिनम तार में नीचे प्लेटिनम की पत्ती लगी हुई, इसमें प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी हुई है, 1 मोलर HCl के विलयन में रखा हुआ है ये। तो आप देख रहे हैं जो कॉपर इलेक्ट्रोड है ये कैथोड का काम कर रहा है। यहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन की तुलना में कैथोड का काम करता है, और इस पर होता है अपचयन। दूसरा जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये एनोड की तरह काम कर रहा है, इस पर होगा
ऑक्सीकरण, इस पर होगा ऑक्सीकरण। अब आप देख रहे हैं क्योंकि ये कैथोड है, ये एनोड है, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है, वैद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर। तो वोल्ट मीटर में जो साइन है ये इधर को बना हुआ, क्योंकि कैथोड से एनोड की ओर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है।